हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उन एक्सरसाइज के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपकी पहली दो एक्सरसाइज नहीं हुई है तो आप पहले उन दो एक्सरसाइज के वीडियोज देख लीजिए, तब आप इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी इन क्वेश्चंस को समझने में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर सिस्टम है और दो एक्सरसाइज आपकी इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो हमें बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है और डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हमारे पास 36/100 है, तो 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल में कितना होगा ये 0.36। ये तो हम कर लेंगे, हमें 36 को 100 से भाग देना था। चलो रफ बता देता हूं, तो जो बच्चे नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमें क्या करना था, 36 को 100 से डिवाइड करना था। ये आप रफ में कर सकते हैं। अब क्योंकि 36 में 100 का भाग नहीं जा रहा है, 36 में 100 डिवाइड नहीं कर सकते, तो पॉइंट लगाया और एक जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 बार चला जाएगा, 300, यहाँ 60 बचे, फिर 6 बार जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे 600, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, यानी 0.36। ठीक है, अब भाग तो हमने कर लिया, डिवाइड हो गया। इसको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि जब जो नंबर्स हैं वहां, यहां पर 0.36 को देखें, 0.36 जब कोई नंबर ना रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और एक कंप्लीट डिवाइड हमें मिला है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो जो डेसिमल फॉर्म हमने लिख ली, तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि 0.36 कंप्लीट डिवाइड हुआ है, कोई हमारा रिमाइंडर भी नहीं है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है बार बार। तो कोई नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग। जब हमारे नंबर कहीं जाकर के रिपीट होने लगेंगे तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो सेम बात है, यहां पर हमें बताना है कि ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है और इसको हमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो लिखें, ये क्या है 1/11। तो 1/11 को हमें पहले डिवाइड करना होगा। रफ में आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो यहां रफ वर्क ले लेते हैं। तो 1 को 11 से डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, फिर जीरो लगाई, फिर जीरो बढ़ाई, अब ये 9 बार हो जाएगा 99। एक बचा, फिर जीरो बढ़ाई, दो जीरो बढ़ जाए, दशमलव के बाद एक जीरो ऑलरेडी ले लिया और फिर एक जीरो के बाद एक जीरो और ले लिया, अब ये 9 बार चला जाएगा। तो हमारा जो भाग है वो कुछ इस तरह से चलता रहेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव ऑलरेडी है, फिर एक जीरो लगाया, फिर एक जीरो और बढ़ाई, अब ये 9 बार चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि यहां पर ये इसी तरह से अपना चलता रहेगा, ये यहां रुकने वाला नहीं है कि यहां पर क्या हो गया कि 0.090909 ये रिपीट होता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा डिवाइड। ये डिवाइड हमारा कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर
ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। कौन से टर्म्स रिपीट हो रहे हैं? पॉइंट के बाद 09 रिपीट हो रहा है, 09 09 09 ये रिपीट हो रहा है। पर क्या ये कंप्लीट डिवाइड कभी हुआ? तो कंप्लीट डिवाइड कभी नहीं हुआ। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कंप्लीट डिवाइड अभी हुआ ही नहीं, चलता ही रहेगा। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका कंप्लीट डिवीजन हम नहीं कर पाए हैं अभी, ये चलता ही जा रहा है, सो एंड सो। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है बट 0909 क्या है? रिपीट हो रहा है। 0909 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आर को स्मॉल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये बताना था कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, वो भी हमने बता दिया। इसको हमने डिवाइड कर लिया। समझ गए? समझ गए तो लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। सेम क्वेश्चन है। 4 1/8, 4 1/8। ये 4 माइनस नहीं है, ये क्या है? ये है 4 1/8। थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, तो इसको हमें लिखना था 4 1/8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पहले 8 4 जा 32 एंड +1 33, 33/8 है। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले तो डेसिमल में लिखने के लिए रफ वर्क पे आ जाते हैं। (33) डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 8 1 जा 8, 2 बचे। ठीक है, फिर 0 हमने ऐड कर लिया, 8 2 जा 16, फिर 4 आ गया, फिर 0 ऐड कर ली, 8 5 जा 40, और ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 1/8, जो कि 33/8 भी था, इसकी वैल्यू है 4.125। डेसिमल में वैल्यू आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या कोई रिमाइंडर है? लास्ट में देखेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं है। कंप्लीट डिवीजन हुआ है, पूरा भाग गया है, कंप्लीट डिवाइड हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हुआ है। तो कंप्लीट डिवाइड है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है एक तरह। क्लियर है? कोई रिपीट हो रहे हैं? कोई एक्सप्रेशन रिपीट हुआ है? नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग है। रिपीट लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग को लिखते नहीं, तो टर्मिनेटिंग लिख देंगे, इतना ही काफी है। क्लियर? समझ गए? तो चीजें क्लियर हो गई हैं तो बता दीजिए हाँ क्लियर हो गई हैं, और नहीं क्लियर हुई हैं तो बता दें कि हाँ क्लियर नहीं हुआ है। दोबारा बताऊं फिर मैं? ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं नेक्स्ट। 3/13, 3/13, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है। सेम क्वेश्चन है, 3/13 को भाग देना है। तो पहले रफ वर्क कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 को 13 से। ठीक है, तो 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा ली, 13 दूनी 26, 13 2 जा 26 होते हैं। ठीक है, 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, अब 13 3 जा 39, 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाई, 1 आ गया। तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 0, दोबारा 1 लिखना पड़ेगा, ना जाने की जो। फिर यहाँ 0 ऐड कर लिया 0 लिखने से। अब ये 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार गया, 3 7 जा 91,
तो 9 बच गए, फिर 0 ऐड कर लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 6 बार, 13 6 जा 78। अब कितना बच गया 12, फिर 0 ऐड कर लिया। अब ये जाएगा 9 टाइम्स, 13 9 जा 117। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। यहाँ पर फिर 3 बचे, अब 3 बचने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 0 बन गया, देखो 0 आ गया। तो फिर 2 बार जाएगा, अच्छा फिर 4 बचेंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इस तरह से ये यहाँ आके रिपीट होने लगा है। आप देखोगे तो यहाँ आके ये रिपीट होने लगा है, यानी 23769 के बाद 230769 के बाद ये रिपीट होने लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि 3/13 जो होगा वो 0.230769 और फिर दोबारा यही जाएगा 230769 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। यानी ये नंबर रिपीट होने लगा, ये नंबर रिपीट होने लगा 3/13 के डिवाइड के लिए। ये बात क्लियर हो रही है, 3/13 में ये रिपीट होने लगा। और जब कंप्लीट डिवाइड अभी हुआ ही नहीं है, चलता ही जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है। तो जब हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट होने लगा तो रिपीटिंग, रिपीटिंग बस। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3/13 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 230769 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। क्लियर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर, बताओ क्लियर है तो। अब नेक्स्ट देखिए 2/11। अब 2/11 क्या होगा बताओ, 2/11 करके देखते हैं। टू को डिवाइड करना है 11 से, तो पहले तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, एक बार जाएगा, फिर 9 आ गया रिमाइंडर, 0 हो गया, 11 8 जा 88, 2 आ गए, फिर 0 हमने ऐड किया, 11 1 जा 11, फिर 9 आ गए, फिर 0 ले लिया क्योंकि डेसिमल है, फिर 11 8 जा 88। ये तो यही चलता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी 18 18 18 18। तो यहां पर भी क्या हुआ कि हम अगर आंसर में आए तो अब आंसर वाले पार्ट पर आते हैं। 2/11 जो है वो क्या हो जा रहा है, 0.181818। इस तरह से ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, यानी ये कभी पूरा नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड तो हमारा पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और 1818 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 शॉर्ट में, और ऊपर 2 लाइन बार खींच दिया, मतलब कि 1 और 8 रिपीट हो रहे हैं। इन दोनों के ऊपर बार देने का मतलब क्या है कि 1 और 8 रिपीट हो रहे हैं। तो ये रिपीटिंग हुआ, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो कैसा डेसिमल फॉर्म है, रिपीटिंग। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट हमने कर लिए, समझ गए। अगर ये पांचों पार्ट आप कर लोगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। अब बताओ किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, कर लेंगे तो कमेंट में जरूर लिखेंगे हाँ कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो सेम है क्वेश्चन नंबर 6, 329 डिवाइड बाई 400। तो हमें 400 से इसको डिवाइड करना है, तो इधर डिवाइड करके देख लेते हैं रफ पे। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ा ली, तो 8 बार हो गया, 8 बार, तो 8 टाइम्स हो गया 3200, 90 बचे, डेसिमल ऑलरेडी है तो जीरो इंक्रीज कर लिया तो 2 बार हो गया, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 800 हो गया, 100 बचा, जीरो आ गया, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 800, उसके बाद 200 बचे, जीरो इंक्रीज किया, अब 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 2000 और कंप्लीट। इसका मतलब ये कितनी बार गया, 0.82225। तो ये हमारा डिवाइड हुआ, कंप्लीट डिवाइड हुआ। देखो कंप्लीट डिवाइड हुआ, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्लियर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, हमें यही लिखना था, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना था और ये किस तरह का एक्सप्रेशन है वो बताना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सारे पार्ट हमने क्लियर कर लिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या बिना भाग करे हम बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इनका क्या मान होगा। और हमने जो है इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है 1/7 की, तो हम कर सकते हैं यस वी कैन डू। तो आंसर क्या होगा, क्या हम ये कर सकते हैं इनको, यस वी कैन डू, यस वी कैन डू। तो कैसे करेंगे, दिस बाय, वी कैन डू दिस बाय, देखो हमें 2/7 निकालना है, 2/7, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7 और हमारे पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी है 0.142857। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 हो गया, और 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 and 17, और 2 2 जा 4 and 5, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 2 1 जा 2, तो ये आ गया 285714, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब जैसे मैंने 2/7 की वैल्यू निकाली, ऐसे ही आप 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो 1/7 की वैल्यू है ये रिपीट होती है, यहां पर एक बार था, है ना, मैंने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में यहाँ बार था, याद रखना, ये क्वेश्चन नोट डाउन होने में थोड़ा गड़बड़ हुई है। अब क्योंकि 142857 रिपीट होती है वैल्यू, तो ये वैल्यू रिपीटेड है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 285714 भी क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सही आंसर में आपको ये बार जरूर लगाना है, और इसके बाद आप खुद 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर लिख सकते हैं, कर लेंगे इजीली। इसी तरह से 3/7, 4/7, 5/7 को, 6/7 को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q।
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। 0.6 और यहां पर ये बार है, देखो। हाँ, ये क्वेश्चंस को हमें सही से कर लेना है। ये एक बार है यहां पर, और 4-7 में, इसमें 4-7 में, एक सेकेंड, हाँ 7 के ऊपर बार लगेगा, और हाँ इस क्वेश्चन में ये 7 के ऊपर बार है, वहां 6 के ऊपर, और यहां पर इन तीनों के ऊपर बार है। अब क्वेश्चंस हमारे ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, इस तरह से हैं। क्वेश्चंस को हमने करेक्ट लिख लिया है, 0.6 बार। अब इनको हमें किस में लिखना है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 ये बार। इसका मतलब होता है 0.66 की वैल्यू जो है वो क्या है, रिपीट हो रही है। बार का मतलब है 6 क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगर x की वैल्यू 0.666 ये है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर बाई मल्टीप्लाई फ्रॉम 10 या बाई मल्टीप्लाई टू 10 टू 10। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब आप देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं बाई सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसको इसमें से माइनस करने पर, 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 10x में से x को माइनस किया, दिस विल बी इक्वल टू 9x। मैं सीधे लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 9x। 6.666 में से 0.666 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के इक्वल। कोई डाउट है इसमें? ये जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 666 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू होगी 6/9, और 3 से ये दोनों कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। ये बन गई P बाई क्यू की फॉर्म। P बाई क्यू के फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। अब बताओ कोई दिक्कत है इसको समझने में? पहला क्वेश्चन हमने किया, 0.6 को हमने सॉल्व कर लिया। कर पाएंगे इसको इस तरह से? कोई भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में क्या, 0.6 को सॉल्व करने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी में है सेकंड पार्ट है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, और इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आंसर? देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, इसको x के बराबर मान लिया, और इसका मतलब है कि 0.4 और 7 क्या है, रिपीट हो रहा है। 7 यहां पर रिपीटिंग वैल्यू है, ये चीज क्लियर है, 7 रिपीट हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग बाई
मल्टीप्लाई टू 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, या हम कहते हैं फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करें। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100x हो जाएगा, 100x, और ये हो जाएगा 47.777 रिपीट होते रहेंगे। वो तो इनफिनाइट है, इनफिनाइट है तो कितने भी लिख सकते हैं हम। ये बात यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है, हमने 3 इक्वेशन बनाए, पहले इसको x माना, फिर 10x से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसमें से 100 में से 10 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 90। मैं सीधे लिख लेता हूं, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, और 47 में से ये 4.77, 47 तो 7 तो सीधे हट गए, और 47 में से 4 जाएंगे तो ये आ जाएगा 43। ये बात समझ में आनी चाहिए ध्यान से कि ये सारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, और 47 में से 4 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है। तो x की वैल्यू देखो सीधे आ गई हमारे पास 43/90, और क्योंकि यहां से आगे इसका डिवाइड नहीं हो सकता तो p/q की फॉर्म में यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? या मैं कह सकता हूं, आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.47 बार 7 के ऊपर बार है इज इक्वल टू 43/90। आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही आंसर है, समझ गए? थर्ड पार्ट को देखेंगे, तो इसका थर्ड पार्ट है 0.001, और इस तीनों के ऊपर बार है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसको हम x के इक्वल मान लें आंसर, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, सॉरी एक 0 कम करना, और ये बार है, इसका मतलब हो गया 0.001 ये रिपीट हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, रिपीटिंग है। क्लियर है? तो इसका मतलब x की वैल्यू ये रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको 1000 से गुणा कर दूं, क्योंकि यहां 3 डिजिट के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 1000 से गुणा कर रहे हैं बाई मल्टीप्लाइंग फ्रॉम 1000। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 लेने के बाद 1000 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x इक्वल टू, इसमें ये 3 दशमलव हट जाएंगे, 3 पॉइंट आगे चला जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 1.001, और फिर वो रिपीट होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब हमारा देखें कि इसको अगर सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1000 में से 1x माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा
99x इज इक्वल टू, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये जो डेसिमल पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 आ गया इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 999। तो इट मीन्स 0.001, ये सब पे बार है, इक्वल है 1/999 के। यही हमारा आंसर होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में। हमारा आंसर इस तरह से आ गया। क्लियर है? तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें इसको लेकर के आना था, तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर के आ गए। तो तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए, तो तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999999 ये चल रहा है, और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आपको अपने किसी आंसर से आपको सरप्राइज हुआ? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए सरप्राइज क्या है, कहाँ हम सरप्राइज हो रहे हैं? हमें ये 0.999 जो वैल्यू दी है, तो कहीं सरप्राइज है क्या? देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। इसको x मान लीजिए, तो लेट x इज इक्वल टू 0.9999 ये चल रहा है, ये x की वैल्यू ये हो गई। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 10x, और यहां हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करें, हमारे पास क्या है, हम इसको माइनस करके देखें। सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को माइनस करें, इसमें से माइनस करें इक्वेशन 1, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया कोड में, तो आप समझ गए होंगे। तो 10 में से एक x चला जाएगा, इधर वाला पार्ट देखो, और इधर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 बच जाएगा इक्वल में, इधर वाले में 9 में से वो ऊपर 999 कैंसिल हो गए, तो यानी 9x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू है 1। x की वैल्यू क्या आई, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब दिमाग घूम गया होगा, माना क्या था, x की वैल्यू मानी थी 0.9999 ये थी, और x की वैल्यू आई क्या, 1। घुमा दिमाग, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे आया, डिफरेंस आया कि नहीं आया इन दोनों के बीच में? क्योंकि ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, कितने 999 बढ़ते ही जाएंगे, तो ये डिफरेंस इनके बीच में, अगर मान लो ये वैल्यू होती 0.9999, यहां रुक जाती सपोज, और ये वैल्यू है 1, क्या है 1, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता, 0.001। बट ये वैल्यू 999 पे रुकने वाली नहीं है, ये हमेशा डिफरेंस भी जो है और छोटा और छोटा और छोटा डिफरेंस होता जाएगा। जितनी बार आप 9 लिखते जाओगे वो डिफरेंस उतना ही छोटा होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये रफ वर्क है हमारा, है ना। ये डिफरेंस और छोटा होता जाएगा, डिफरेंस जो इसके बीच है। और एक कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस नेग्लिजिबल है। 1 और 999 अप टू इन्फिनिटी के बीच में ये डिफरेंस जो है नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इस x की वैल्यू 1 के इक्वल आई है। समझ गए? क्योंकि 9.999 इज वेरी नियर टू द 1, ठीक है, वेरी वेरी नियर टू द 1, इसलिए ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे आंसर को लिखना बहुत जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन 0.99999 and so on and 1 is कितना, कितने 9 लो, जितने भी आप अगर ले लो, मान लो सपोज करो आपने ये
7-8 बार ले लिए, ये 7 बार है, तो इज, तो यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर मैंने ये 7 बार लिखे हैं तो इतना डिफरेंस हो जाएगा, विच इज नेग्लिजिबल, विच इज नेग्लिजिबल। तो ये बहुत ही छोटा सा अंतर है। सो आंसर x इजिकल टू 1 होना जस्टिफाई करता है। सो x इजिकल टू 1 इज जस्टिफाइड। क्लियर है? x इजिकल टू 1 की वैल्यू जस्टिफाई हो रही है क्योंकि हम x इजिकल टू इसको माने थे, पर ये 1 के इक्वल आ गया और हम इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा डिफरेंस है, इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट बैठता है, जो कि एक जस्टिफाइड आंसर है। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में क्लियर हो सके। तो अब क्लियर हो गई है अंडरस्टैंडिंग कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 and perform the division to check your answer। भाग भी करना है 1/17 का, और कब ये रिपीट होना शुरू होगा, और सिर्फ शुरू होगा कितने समय बाद शुरू होगा रिपीट होना, कितने डिजिट होंगी रिपीट होने में, ये पूछा। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, एक लंबा सा भाग हमें करना होगा। ठीक है, 1/17 का मैं आगे करता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहां समझना, 1 को हमें 17 से भाग देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले 1 को 17 से भाग आपको देना होगा, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, ठीक है, 0 ऐड कर दिया, फिर अब भी नहीं जाएगा तो 0 ऐड कर दिया, ये हो गया 100। अब 5 बार चला जाएगा, 85, 15 बचे, देखते रहेंगे, 15, 0 हमने यहां ले लिया। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 8 बार, हाँ, तो ये आ गया 4, हाँ सही है। फिर 0 ले लिया, फिर 8 बार जाएगा, अब फिर से 4 बच गए, फिर एक 0 ले लिया, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 6 बच गए, फिर से एक 0 ले लिया, फिर 3 बार चला जाएगा, फिर 9 बच गए, फिर एक 0 ले लिया, अब ये 5 बार चला जाएगा, फिर हमने यहाँ 5 आ गया, फिर एक 0 ले लिया, अब ये 2 बार चला जाएगा, फिर एक 0 ले लिया, अब ये 9 बार चला जाएगा, अब 9, यहाँ 7 बच गए, फिर 0 ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 4 बार चला जाएगा। अब इससे आगे का जो रिमाइंडर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 2 बच के आए, फिर 0 ले लिया, अब यहाँ पर फिर कितनी बार जाएगा ये, एक बार गया, तो 6 बच गए, फिर 0 ले लिया, अब कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, फिर 9 बच गए, फिर 0 ले लिया। अब देखो इसमें कितनी बार जाएगा अब ये, यहां पर 1 सेकेंड, 2 बचे थे,
और ये यहाँ गलत हो गया, 14 नहीं है 17 है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे 3 बच गए, 0 ले लिया। एक सेकेंड, दोबारा करते हैं। तो 2 आया, 2 0, और एक बार गया 17, 3 बच गए, 0 फिर से आ गया यहाँ पर। तो अब फिर एक बार गया 17, तो यहाँ पर आ गया ये 3 और 113, फिर 0 हम ले आए। तो अब 0 ले आए तो ये अब कितनी बार होगा, ये जाएगा आपका 7 बार। हाँ, फिर यहाँ पर आपका ये आ गया 11, फिर 0 हमने यहाँ ले लिया। अब फिर 0 लेते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, देखें, शायद 6 बार जा सकता है। तो हाँ, 102, 6 बार चला गया। फिर हमने यहाँ रखा इसको 8 और 8, फिर 0। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार, 7 6 4। अभी तक कहीं भी ये रिपीट नहीं हुआ है, आप ध्यान देंगे तो ये अभी तक कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, कोई डिजिट जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने पर अभी नहीं आई है। तो 120 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप देखोगे तो ये जाएगा आपका 7 बार, 7 बार, 1 बचा और फिर 0। अब 1 बचा और 0 बचा, और क्योंकि इसमें नहीं जा सकता फिर एक 0 लगानी पड़ेगी और फिर 0। अब ये 5 बार जाएगा, 85, और अब ये रिपीट होने लगा है। जब हमारा 10 दोबारा से आ गया, जो शुरू में 10 था, और अब ये रिपीट होने लगा है। यहाँ पर 15 आया, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस 15 को, 15 के आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 8 बार जाएगा, और 8 बार जाएगा तो ये 136, 136, फिर ये 14 बचे 0, फिर ये दोबारा 8 बार जाएगा। अब देखो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर रिपीट होने लगा, तो मैं थोड़ा सा यही इसको छोड़ देता हूँ, तो ये चलता रहेगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जो डिजिट है यहाँ तक, ये डिजिट रिपीट होने लगी हैं, ठीक है, ये रिपीट होने लगा है, पर ये इतना आगे जाकर के रिपीट हुआ है। और ये कितनी डिजिट है जो रिपीट होंगी अब यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट, 16 डिजिट है जो अब रिपीट होंगे। तो काफी बड़ा जो है हमारा वो डिवीजन यहाँ पर हो गया। तो हमने डिवीजन करके देख लिया। अब हम आंसर लिखेंगे। अब आंसर आपको किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। तो ये आपको आंसर हो जाएगा 1/17 इज इक्वल टू, अब इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा तो मैं सीधे लिख रहा हूं, देखो क्या आंसर है, 0.0588323, इसके बाद है 529411, 529411, और लास्ट में है 7647। कोई गलती हो तो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ये 16 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये इसका आंसर है। तो देयर आर 16 डिजिट्स, देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, इन रिपीटिंग ब्लॉक। कितने डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में, यही पूछा था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक फॉर दिस डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया 16 डिजिट। क्लियर। डिवीजन हमने पूरा चेक किया, तो डिवीजन चेक में आप यही वाला लिख देंगे, डिवीजन चेक।
ये लिख करके जो मैंने डिवीजन किया है नेक्स्ट पेज पे, ये डिवीजन आपको करना है, ये डिवीजन आपको करना है, डिवीजन चेक में ये आपको डिवीजन करना है। समझ गए? इस तरह से ये आपको डिवीजन पूरा करके दिखाना है, तब ये आपका आंसर चेक होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्यों अच्छा क्वेश्चन है कि p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमें पता है कोई फ्रैक्शन हो सकता है, पर p और q इंटीजर है और उनका कोई कॉमन फैक्टर जो है वो अदर देन 1 नहीं है, और हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखो कि अगर हमारे पास q की वैल्यू 1 हो सकती है, q की वैल्यू 2 हो सकती है, p अपॉन q की बात कर रहा हूं, q की वैल्यू 3 हो सकती है, q की वैल्यू 4 हो सकती है, q की वैल्यू 5 हो सकती है, q की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अभी मैं 1 अपॉन को ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 है। कोई भी संख्या ऊपर हो सकती थी जिसका कॉमन फैक्टर 1 बने, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो गया। 1 अपॉन 2 0.5 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि कंप्लीट हमारा डिवीजन हो रहा है। पर 1 अपॉन 3 में क्या होगा? 3 3 3 3 3 3, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 4 क्या होगा? 0.25 होगा, 0.25 होगा, ये टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, पिछले चैप्टर, जब हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और चलता रहता है डिवाइड तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसे ही ये 0.2 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 में क्या होगा? 0.16, यहां पर 0.16666, ये रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर आप देखें 1/7, 1/8 और 1/9 को और देख लेते हैं, तो 1/7 की वैल्यू क्या होगी? 0.142857 और चलती रहेगी एंड सो ऑन, ये कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। ये यहां से रिपीट होने लग जाएगी। अब 1/8 क्या होगा? 0.125 होगा, कंप्लीट वैल्यू है, टर्मिनेटिंग है, ऊपर वाला नॉन टर्मिनेटिंग था। 1/9 क्या होगा? 0 1 0 1 0 1, ये रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। या सॉरी, ये होगा 1 1 1 1 1, ये 1 1 की वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, तो ये कितना है? 0.1 बार हो गया, यानी 1/9। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये है टर्मिनेटिंग, एक ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। 1/2, 1/4 और 1/5, 1/8, और अगर 1/10 भी होता तो उसकी वैल्यू क्या होती? 0.1, ये भी टर्मिनेटिंग होता। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जब q की वैल्यू 2 4 5 8 और 10 थी, ठीक है, इन्हीं को मेनली हम मान लेते हैं, ये थी, और इस तरह के और भी नंबर होंगे। q की वैल्यू जब ये थी तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अभी समझ रहे हैं? आंसर लिखवाऊंगा, पहले समझ लें। तो हमारे जो p बाई क्यू था, p बाई क्यू इनके लिए क्या था? टर्मिनेटिंग, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। अब ऐसी क्या बात है इनमें? कुछ तो बात होगी ना इनमें कि इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, p की वैल्यू कुछ भी हो, वो कंप्लीट डिवाइड हो रही है 2 4 5 8 10 से।
तो आप देखो तो 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, ठीक है 5 का फैक्टर है। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 के फैक्टर है। 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह से और भी जो नंबर होंगे जिनमें केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉलो होगा और n इज ए होल नंबर, n इज अ होल नंबर। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और अगर n की वैल्यू ये है तो उससे ये जो 2 की पावर n और 5 की पावर n ये फैक्टर अगर होगा, यानी क्यू की वैल्यू अगर इस रूप में लिखी जा सकती होगी, क्यू की वैल्यू को अगर इस रूप में लिखा जा सकता होगा 2 और 5 के फैक्टर में, अगर 5 का फैक्टर नहीं है वहां पे 5 की वैल्यू 5 की पावर 0 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, इसको अब भी ये वैल्यू क्या है 5 क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो 1 होती है, तो 1 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 है और 1 की गुणा किसी में भी करो वो सेम संख्या आती। अगर हम डिनोमिनेटर को, क्यों क्या है हमारा डिनोमिनेटर हर है, तो डिनोमिनेटर को अगर इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्यों अगर इस रूप में लिखा जा सकता है तो p बाई क्यू क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, p बाई क्यू टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आई? p बाई क्यू कब टर्मिनेटिंग होगा, जब डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता होगा। समझ गए? तो अब आंसर लिखो, अब आंसर लिखो, अब समझो कैसे लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया आपने इस सब में, क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व दैट व्हेन क्यू इज, क्या था क्यू 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर था तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग था, देन डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया जब क्यों ये था 2 4 5 8 10 था। अब इसका मतलब 2 अगर जैसे 1/2 ये था तो आंसर क्या मिल रहा था 0.5 मिल रहा था। अगर क्यों 4 था 1/4 तो आंसर क्या मिल रहा था 0.25 मिल रहा था, बिल्कुल टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल रही थी। अगर ये 1/5 था तो आंसर क्या मिल रहा था 0.2 मिल रहा था। इस तरह से एग्जांपल भी हमने कोट कर दिए यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर क्यों जो है, क्यों क्यों क्या है यहाँ पर 2 है और 2 क्या है 2 की पावर 1 है। इसी तरह से यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्यों की वैल्यू क्या है 4 और 4 क्या है 2 की पावर 2 है। तो आप इस तरह से एग्जांपल्स कोट करें। यहां पर क्यों की वैल्यू क्या है 5 और 5 मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ ओनली 5, 5 पावर 1। तो इसका मतलब वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी, ठीक है, इसको अगली लाइन पे यहां पे लिखेंगे। तो वी कैन, मैंने आगे लिख दिया आप नोट कर लेना वहां पे, वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन, टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the situation when the prime factorization of denominator, प्राइम फैक्टर अगर हम करें किसके डिनोमिनेटर के, प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ डिनोमिनेटर आर द फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। जब केवल 2 और 5 के फैक्टर ही प्राइम फैक्टर हों डिनोमिनेटर के, तो उस केस में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फॉर्म मिलती है एक्सप्रेशन की। क्लियर है? तो ये बात हम लास्ट में जरूर लिखेंगे। और ये सारी चीज हमने समझी। ये हम जब 2, 4, 5, 8, 10 से हम डिवाइड कर रहे थे तो हमें टर्मिनेटिंग वैल्यूज मिल रही थी। इनमें कॉमन क्या था कि इनके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के ही फैक्टर बनते हैं, या तो 2 के या 5 के या 2 और 5 के गुणा से। और ये सब मैंने आपको रफ वर्क की तरह समझाया, तो ये आपको समझना है। क्लियर हो गया? तो ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारा रफ वर्क हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हैं, तो कौन से हैं? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142857 ... तो ये पाई की वैल्यू ना तो कभी कंप्लीट आएगी और ना ही कोई डिजिट रिपीट होंगे ग्रुप में, ना ही रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। बट इसके अलावा भी अगर हमें 3 नंबर और लिखने हैं एग्जांपल के तौर पर, तो आप खुद से भी ऐसे नंबर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 0.1010001000 1000001 ... इस तरह से जीरो बढ़ते जाएंगे। और ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। ना तो ये कभी कंप्लीट होगा और ना ही रिपीटेशन स्टार्ट होगा। या 0.720 7200 72000 724 times 0, इस तरह से भी अगर आप नंबर क्रिएट करते हैं, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। 0.510 5100। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप और भी नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब नंबर क्या होंगे? ये सब के सब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। क्लियर है? तो 3 एग्जाम्पल बताने थे, मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 हमें इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। इनके बीच में बताने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनकी वैल्यू लिख लेनी है कि 5/7 की वैल्यू क्या होगी और 9/11 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। जब 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 714285 और इसी तरह से 714285। ये रिपीट होने लग जाएगा, ये चलता रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 0.714285 बार बार रिपीट होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.818181. ये चलता रहेगा इसी तरह से। यानी 81 क्या है? वो कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर है। अब जब रिकरिंग नंबर है, इनके बीच में हमें एक वैल्यू लिखनी है जो, ठीक है, इरेशनल नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इनके बीच में इरेशनल हमें नंबर लिखने, तो इरेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर बिटवीन 5/7 and 9/11 आर 7 से लेकर के 8 तक कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.720 7200 72000। ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहेगा, जीरो बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जबकि ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
तो रेशनल नंबर तो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये होते हैं इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर ही बताने हैं। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बनाने हैं, आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 7 5 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 डिफरेंट रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए 5/7 और 9/11 के बीच में। क्लियर है? ये समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे वीडियो को। देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो ये नंबर है, इनको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको करने से पहले एक चीज समझें कि नंबर को हम, जो नंबर्स हैं उन्हें 2 पार्ट में बांट सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताता हूं क्या होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, समझें। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/4, इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगी 0.25, ठीक है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 में 4 का। तो ये जो वैल्यू आई ये है टर्मिनेटिंग। तो ऐसे जो भी डेसिमल हैं जैसे 0.5 या 0.52, जो भी वैल्यू हमारे डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड होता है, चाहे वो डेसिमल में आंसर आए या 2.5, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये है टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? जब डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 3 3 3 3 ये आता रहेगा 0.333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, ठीक है, रिकरिंग। जैसे 1/3 में क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। या जैसे 2/3, तो यहां पर क्या है 0.66666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये है रिकरिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में कौन सा है कि यहां पर जो है वो ना रिपीट होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू है, तो √2 की वैल्यू है तो वो ना तो रिपीट होगी, 1.414 ऐसे चलता रहेगा, और रिपीट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नई डिजिट आती रहेगी, ठीक है, 1.412 समथिंग। तो इस तरह से इनकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। जैसे √3 1.732 और कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होकर आया, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनमें कोई डिजिट भी ऐसी हो सकती है जिसमें डिवाइड करने पर या, तो ये जो नंबर है समझो यहां पर टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग, तो जैसे 1/4 की वैल्यू क्या आई है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई है, तो ये सब रेशनल नंबर है। 1/4 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 1/2 की वैल्यू है 0.5 है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का जो वो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है और रिकरिंग है तो भी वो रेशनल नंबर है, तो भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आती है वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब ये चीज आपके यहां काम आएगी इनको समझने में। तो √23, तो √23 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4.79
5 8 और डॉट डॉट डॉट, ये चलती रहेगी और नए डिजिट आते रहेंगे। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आई, कंप्लीट वैल्यू नहीं आई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, सो √23 is an irrational number, is an irrational number। क्लियर है? तो √23 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें, देखो सेकंड क्वेश्चन ये √225, तो सेकंड को कैसे करेंगे, एक सेकंड यहीं पे ऐड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को √225, अब √225 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाती है 15। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 15/1, 15/1, बिकॉज इट कैन बी written in p/q फॉर्म। अब ये p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। क्लियर हुआ, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। तो सेकंड हमारा हो गया। अब थर्ड को समझो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.3796, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है 0.3796, कंप्लीट वैल्यू है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है, टर्म कंप्लीट वैल्यू है। तो ये कैसी वैल्यू है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तो वो क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। सो इट इज ए रैशनल नंबर। अगर आपको ये क्लियर है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है, तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो 1.10100100010000 इस तरह से चल रहा है। यानी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब 1.1010010000 इस तरह से ये हमारा। अब हम देखेंगे तो वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है और जो डेसिमल फॉर्म है वो एंड भी नहीं हो रही है, कहीं पर भी हमारा डेसिमल फॉर्म रुक नहीं रहा है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब तक हमारे कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली हमें और ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कंटिन्यूअस चलने वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट नहीं है, क्या नहीं है, रिपीट नहीं है, जीरो बढ़ते जा रहे हैं, यानी नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। सो इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के चारों पार्ट को सॉल्व कर लिया और ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड हो गया इसका, ये इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। ठीक है,
तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।